गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लासेस। आज का चैप्टर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे हैं देयर आर 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक 1 बाई 1 हम इसका अध्ययन करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम कहा जाता है इसे। ऊष्मागतिकी का 16वां नियम क्या कहता है? जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो, जब दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो तो वे दोनों निकाय आपस में एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होंगे। व्हेन ए बॉडी A is in thermal equilibrium with a body B and also separately with C, then body B and C will be in thermal equilibrium। अब ये क्या कह रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा बॉडी तीसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ए लॉ इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेसिस ऑफ किसके ऊपर आधारित है? टेम्परेचर मेजरमेंट के ऊपर आधारित है। तो सवाल उठता है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? हमने भी पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल ऊष्मीय साम्य अवस्था, जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। तो इसमें है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में ए बॉडी इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम से तात्पर्य है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, जिसमें तापीय साम्य मतलब ताप की समानता होगी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज एंड कपल्स। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जिसमें इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज एंड कपल हो, मतलब सब जगह लगने वाले बल का मान समान हो। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स, मतलब इक्वलिटी ऑफ पोटेंशियल इक्विलिब्रियम हो तो वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आप इस फिगर में देख रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में और सेपरेटली ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी से, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा जीरोथ लॉ का नियम कहता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये पहला है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कहता है ऊर्जा का ना ही नाश हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसका मतलब है द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूनिवर्स की जो भी ऊर्जा नियत होती है, यद्यपि कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ होता है। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा? डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू क्या है? टोटल एनर्जी है, यानी आप देख रहे हैं हीट एनर्जी है, डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है, और डी यू क्या है? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए इसमें यानी टोटल जो एनर्जी होगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। यानी किसी सिस्टम पर अगर हम बाहर से ऊष्मा देते हैं तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और उसमें कुछ न कुछ कार्य होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य का योग दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है।
अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात क्या करता है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। चेंज इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या? प्रोडक्ट का जो एनर्जी है और रिएक्टेंट का एनर्जी दोनों का अंतर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा और जो अभिकर्मक का एनर्जी होगा, दोनों का अंतर जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। यानी डी डेल्टा ई बराबर ई पी माइनस ई आर। ई पी का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी है और ई आर का मतलब आपका रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब आइए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये कह रहा है ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि हम चाहें कि कोई ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से अर्थात 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे तो ऐसा असंभव है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसी के आधार पर आपका दो नियम है, केल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट, किसी भी ऊष्मीय इंजन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में बदला नहीं जा सकता है। अर्थात ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ऐसा केल्विन प्लांक्स ने बताया कि कोई भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं, इसमें कुछ ऊष्मा जो है हीट है, आपका ये कुछ वर्क हो रहा है और ये टेम्परेचर ये फाइनली सिंक की ओर जा रहा है। तो ये कुछ न कुछ इसमें एनर्जी लॉसेस होगा, 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस। यह असंभव है कि एक तरह के डिवाइस को बनाना विच इज ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। कहता है ऊष्मा सामान्यतः उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा को भेजना हो तो कुछ न कुछ बाह्य एजेंसी या बाह्य वर्कडन आपको इनपुट के रूप में करना होगा। अब देखिए ये हमने एक फिगर थोड़ा सा बनाया है। ये देखिए सिंक है, यानी लोअर टेम्परेचर, सोर्स है हाइयर टेम्परेचर है, तो ये हाइयर टेम्परेचर है। तो उसमें मान लो सिंक से यहाँ आपको सिंक से आपको मान लो सोर्स की ओर भेजना है, तो सिंक T2 से यहाँ कुछ ये आपका पंप लगाया हुआ है, पंप यानी कुछ कार्य किया है, तब इसकी ऊष्मा यहाँ तक पहुँच रही है, सोर्स तक जा रहा है, मतलब लोअर से हाइयर बॉडी की ओर जा रहा है। यहाँ कुछ न कुछ आपको कार्य करना पड़ रहा है, तो इसलिए कहता है लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर की ओर भेजने के लिए, यानी कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर भेजने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना होगा, ऐसा क्लॉसियस का स्टेटमेंट कहता है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है? किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी पूर्ण तापमान यानी 0 केल्विन पर 0 होती है। यानी किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जो होगी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर हमेशा 0 होती है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब आगे एक टर्म आ गया एंट्रोपी, जो एंट्रोपी की हम चर्चा आगे करेंगे। यह दोनों ही आवश्यकता परफेक्ट क्रिस्टल और 0 केल्विन पर होना चाहिए, यानी परफेक्ट क्रिस्टल हो और 0 केल्विन पे होगा तब ये नियम पालन होगा। एनर्जी, अब देखिए यदि तापमान 0 केल्विन से अधिक हुआ तो उस वस्तु के अणु जो होगा थर्मल एनर्जी के कारण हिलते डुलते रहेंगे तथा उससे कुछ थर्मल ऊर्जा भी शेष रहेंगी और एंट्रोपी 0 से अधिक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें कुछ न कुछ वाइब्रेशन होगा और थर्मल एनर्जी के कारण एंट्रोपी 0 से ऊपर हो जाएगा। द एंट्रोपी ऑफ ऑल द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स may be taken as 0 at the absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी का आपका अंग्रेजी किया हुआ है, परफेक्टली क्रिस्टल सॉलिड्स का 0 लिया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो आज सवाल होता है एंट्रोपी क्या है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस और फाई। इसका जो है रिप्रेजेंटेशन एस या फाई द्वारा किया जाता है।
इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर पूर्णतः डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो एंट्रोपी घटती है। अब देखिए द चेंज इन एंट्रोपी, अब देखिए इसका चेंज ऑफ एंट्रोपी हम देखेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी डी क्यू बाई डी टी। चेंज इन एंट्रोपी जो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो चेंज ऑफ एंट्रोपी बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो चेंज ऑफ एंट्रोपी घटेगा। तो ऐसा आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी के बारे में है, इसलिए ये पूरी तरह रिलेटेड है किसी टेम्परेचर से। अब इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी जो है इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम का योग आपका इंथैल्पी कहलाता है। धन्यवाद।